आज बात करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या शॉर्ट में डीबीएमएस आप इसे कह सकते हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या सिंपली डीबीएस भी कह सकते हैं। ये है क्या? ये कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डेटा है और सेट ऑफ प्रोग्राम्स। इन जो सेट ऑफ इंटररिलेटेड डेटा है, जो डेटा आपस में इंटररिलेटेड है, उनको एक्सेस करने के लिए जो प्रोग्राम्स हैं, उनके सेट को, उन प्रोग्राम्स के सेट को हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। तो दोबारा अगर मैं बात करूं तो सेट ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो किसको, डेटा को एक्सेस करने के लिए, उन्हें अपडेट करने के लिए और उन्हें मैनेज करने के काम में आते हैं, उन्हें हम डीबीएमएस कहते हैं। तो डीबीएमएस आपको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, बल्कि कन्वीनियंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है ताकि आप एफिशिएंटली डेटा के साथ मैनेजमेंट कर सकें। तो आप देखिए, अगर आपने कहीं टेबल देखा है, टेबल, और अगर आपने कहीं कागज़ या फिर किसी कागज़ में लिखा देखा है कोई चीज़ रनिंग लैंग्वेज में, और कहीं पॉइंट वाइज लिखा देखा है, तो पॉइंट वाइज आपको कैसा लगेगा, टेबल में कैसे लगेगा, और जो रनिंग में लिखा है वो कैसे लगेगा। रनिंग आप कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे, पॉइंट वाइज लिखा होगा बहुत अच्छा लगेगा, और टेबल में लिखा होगा तो बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो आप ये समझ लीजिए कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक तरीका है जिसमें जो चीज़ लिखी गई है अस्त व्यस्त तरीके से, उसको प्रॉपरली मैनेज कर दिया जाता है और उसको एक्सेस करने का एक तरीका है आपके पास। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। थोड़ी हिस्ट्री में जाएंगे। 1960 के स्टार्टिंग में पहला जो जनरल पर्पस डेटाबेस है वो चार्ल्स बैकमैन, GE कंपनी है, उन्होंने बनाया था और उन्होंने नेटवर्क डेटा मॉडल का उपयोग किया था इसमें। फिर 1960s के एंड में IBM ने पहला इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम बनाया। ये यूज़ हुआ एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम के लिए और आज भी यूज़ में है। ख़ास बात देखिए, इसमें हायरार्किकल डेटा मॉडल यूज़ हुआ था। 1970 यहाँ पर एडगर कोड आए और इन्होंने IBM के थे ये, इन्होंने डेवलप किया रिलेशनल डेटाबेस या रिलेशनल डेटा मॉडल, और यहाँ से आपका रिलेशनल मॉडल शुरू हुआ जो आज के सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जान है। कोड साहब को इसके लिए ट्यूरिंग अवार्ड दिया गया था। ट्यूरिंग बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है। फिर 1980 में फिर रिलेशनल मॉडल डोमिनेट हो गया। सारा मैंने जैसे बताया कि बेसमेंट है हर चीज़ का, आजकल के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। SQL स्टैंडर्ड्स आ गए। फिर 1980-1990 के अंत में जो DBMS है, उन्होंने इस सिस्टम्स को और बढ़ाया और कॉम्प्लेक्स डेटाबेस या डेटा टाइप्स इसमें इन्वॉल्व किए गए। केवल रिकॉर्ड्स नहीं, इमेजेस भी आ गई, टेक्स्ट भी आ गई, बहुत सारी चीज़ें। अब तो BLOB और बिग डेटा, बहुत सारे शब्द हैं जो सारे डेटाबेस टेक केयर करता है। पर्पस क्या है DBMS का? डेटा रिडंडेंसी, इनकंसिस्टेंसी। डेटा रिडंडेंसी यानी कि मान लीजिए आप, मेरा नाम लिखा है यहाँ पर और आप, मेरा नाम दोबारा लिखा हुआ है, आपका यहाँ लिखा है, आपका यहाँ लिखा हुआ है, तो मेरा नाम तो 2 बार आ गया, आपका नाम 2 बार आ गया, हो सकता है आपका नाम 3 बार आ गया हो। लेकिन एक सही, इसका जरिया क्या होता है, सही तरीका क्या है? आपका नाम 1 बार हो, मेरा नाम 1 बार हो, बस, नो रिपीटेशन। और इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। आपका कहीं नाम लिखा है एक, मेरा नाम कहीं AP खान लिखा हुआ है और कहीं पे लिखा हुआ है A खान लिखा हुआ है, ये तो रिडंडेंसी हो गई ना, दोनों अलग अलग नाम हो गया। दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो इन सबको दूर करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सेम इन्फॉर्मेशन में भी डुप्लीकेटेड इन सेवरल प्लेसेस, यानी कि एक जगह डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, एक ही डेटा का कई जगह पे, और अपडेशन ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मेरा नाम कहीं कुछ है, कहीं और कुछ है, हर जगह एक ही मिलना चाहिए। दूसरा, डिफिकल्टी इन न्यू प्रोग्राम टू कैरी आउट ईच न्यू टास्क। ऐसा है कि कोई एक काम तो है नहीं, एक्सेस करना, अपडेट करना, चेंज करना, तो अलग अलग प्रोग्राम तो नहीं बना सकते ना इसके लिए एक सेंट्रल प्रोग्राम होना चाहिए, एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा पूरा प्रोग्राम का सेट जो सारे काम कर सके। तो DBMS आपको प्रोवाइड करता है। डेटा आइसोलेशन यानी कि डेटा जो है वो आइसोलेटेड रहे, ऐसा ना हो कि मिक्स हो या अपने आप में इनकी वैधता हो। डेटा आइसोलेशन। सिक्योरिटी प्रॉब्लम, अगर आपका एक आदमी जो पेरोल वाला है वो एम्प्लॉय रिकॉर्ड जो देख रहा है, वो अगर अकाउंट्स देखे तो गलत है ना। इसी तरीके से जो अकाउंट्स देख रहा है वो पेरोल को, एम्प्लॉय रिकॉर्ड को देखे, वो भी गलत है। तो ये चीज़ें सिक्योरिटी प्रॉब्लम है जिसको ये दूर करता है। और
एप्लीकेशन प्रोग्राम यानी कि जो लीगेसी प्रोग्राम्स थे उनमें ये सिक्योरिटी इशू इम्पोज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, डीबीएमएस में नहीं है। इंटीग्रिटी प्रॉब्लम मतलब ये देखिए, मान लीजिए आपका अकाउंट है, अब आप आजकल जो बैंक है वो बोलते हैं मिनिमम 1000 रुपये रखो, 2000 रुपये रखो। अभी कैसे इंश्योर करोगे आप? नॉर्मल में डीबीएमएस में आराम से कर सकते हैं कि भाई अगर 1000 से नीचे है तो उसका अकाउंट ही नहीं खुलेगा। फाइल प्रोसेसिंग अप्रोच, देखिए डीबीएमएस जो है वो फाइल सिस्टम्स के बाद में है। फाइल सिस्टम एक तरीके से सुनिए, आप एक वर्ड खोलिए, वर्ड में कुछ लिख दीजिए, नोटपैड में कुछ लिख दीजिए, वो फाइल सिस्टम है। बस वही फाइल सिस्टम को दूर किया गया, डीबीएमएस ने एक बढ़िया टेबुलर फॉर्म में बनाया और उसे एक्सेस करते हैं बहुत अच्छे मेथड से। ये डीबीएमएस है, कोई ये बज वर्ड नहीं है, कोई बड़ा वर्ड नहीं है। आप समझ लीजिए आप एक टेबल देख रहे हैं एक तरीके से, और कुछ आपके पास छोटे बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके हैं उनको एक्सेस करने के, मॉडिफाई करने के। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की कुछ बेसिक टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले लीनियर फाइल, जो मैं आपको बता रहा था। तो ये अब ये डीबीएमएस में हम आ चुके हैं, अब उस फाइल की बात नहीं कर रहे जो मैं भी आपको कह रहा था कि आप नोटपैड में लिख दीजिए, वो आपका फाइल हो जाता है। अब आप बेसिक डीबीएमएस टाइप्स में आ जाइए। लीनियर फाइल्स का एक टाइप होता है। इसमें क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ रिकॉर्ड होता है, उसका फिक्स फॉर्मेट होता है, एक ही सिंगल फाइल में होता है। तो लिमिटेशन इसका सबसे बड़ा ये है कि एक ही फाइल होती है और एक ही क्वेरी होगी, जैसे सेल्स पर्सन इज एक्स एंड प्राइस इज ग्रेटर देन 100, सभी पे एक ही क्वेरी लगेगी। फिर उसके बाद आया हायरार्किकल स्ट्रक्चर। हायरार्की यानी बॉस, सुपर बॉस, आप यहाँ, ये हायरार्की होती है। इसी तरीके का आया तो ट्रीज ऑफ रिकॉर्ड, वन टू मेनी रिलेशनशिप होता था, वन टू मेनी। बॉस हो यहाँ पर होगा तो ये इसके साथ या इसके नीचे 2 हो सकते हैं, ऐसे रिलेशनशिप था। लिमिटेशन इसकी है, अब हमको कई जगह पे जहाँ पर मेनी टू मेनी रिलेशनशिप आ जाए वहाँ क्या करेंगे? प्रॉब्लम जब अपडेशन होता था तब क्या करेंगे? और आपको रिट्रीवल, यहाँ से डेटा निकालने के लिए आपको पूरा स्ट्रक्चर जानने की जरूरत थी। आपको पूरा टॉप से लेकर बॉटम तक जाना पड़ रहा है किसी प्रोसीजरल लैंग्वेज को यूज करके, ये इसकी दिक्कत थी। फिर नेटवर्क स्ट्रक्चर आए, ये हायरार्किकल डेटाबेस जैसा ही है लेकिन उसका मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इम्प्लीमेंटेशन है। रिलेशनल स्ट्रक्चर देखिए आप, रिलेशनल स्ट्रक्चर जो जिसके बारे में हम काफ़ी बात करने वाले हैं। फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्ट्रक्चर, मैं आपको ये सारे गिना दे रहा हूँ एक्चुअली, इसके बाद थोड़ा सा और डिटेल बताऊंगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जैसे अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है वो हर चीज़ ऑब्जेक्ट में डील करती है, यानी कि उसी ऑब्जेक्ट में फंक्शंस भी होंगे और उसके डेटा भी होंगे। तो बस ऑब्जेक्ट, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज आई तो आप ऑब्जेक्ट की तरह भी तो कुछ बनाना पड़ेगा, मतलब डेटाबेस को भी तो ऑब्जेक्ट की तरह ढालना पड़ेगा, वही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्ट्रक्चर। तो ये एक नया पैराडाइम है, ये स्पेशल केस है नेटवर्क स्ट्रक्चर का, और इसमें सेपरेट इम्प्लीमेंटेशन है और इम्प्लीमेंटेशन आरडीबीएमएस के ऊपर है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्ट्रक्चर आप एक सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ आरडीबीएमएस कहते हैं, जिसमें जो लोएस्ट लेवल है वो ऑब्जेक्ट है। तो शुरुआत करते हैं हायरार्किकल मॉडल से। हायरार्किकल मॉडल देखिए, हायरार्की आपको दिख रही है ना यहाँ पर, ये फिर इनके नीचे 3, फिर इनके नीचे 3। तो हायरार्किकल डेटा मॉडल जो होता है वो एक ट्री स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है, जिसमें पेरेंट चाइल्ड सेगमेंट होता है। ये पेरेंट है, ये आपके चाइल्ड है। तो इसमें रिकॉर्ड जो है वो आपके डुप्लीकेट हो सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं, खास तौर पे जो चाइल्ड सेगमेंट है। यहाँ पर जो चाइल्ड सेगमेंट है 1960 में तो बड़ा पॉपुलर था, और उसके बाद इस पे IMS वगैरह भी बनाया गया। फिर आया नेटवर्क मॉडल। अब देखिए नेटवर्क मॉडल किस तरीके से दिख रहा है आपको, नेटवर्क की तरह दिख रहा है ना कुछ। तो नेटवर्क मॉडल हायरार्किकल मॉडल की तरह, क्योंकि हायरार्किकल मॉडल आज आप कह सकते हैं कि इसमें कितनी खामियां हैं, लेकिन एक ज़माने में तो यही यूज़ होता था ना हायरार्किकल मॉडल। तो आप उसकी अच्छाइयाँ देखिए जो नेटवर्क मॉडल में आई, और जो डेटा है वो नेचुरली मॉडल किया गया मोर देन 1 पेरेंट पर चाइल्ड के लिए। और इसी तरीके से नेटवर्क मॉडल आपने परमिट किया मैनी टू मैनी रिलेशनशिप डेटा में, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। तो ये डेटा सिस्टम्स लैंग्वेज जो कोडा सिल है, वहाँ पर फॉर्मली नेटवर्क मॉडल को इंट्रोड्यूस किया गया। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए ये नेटवर्क मैनी टू, आपको इसमें दोनों चीज़ दिखेगी। यहाँ वाली जो चाइल्ड है वो इधर भी जा रहा है, ये है इसकी खासियत। उसके बाद आए रिलेशनल मॉडल। ये तो एक तरीके से बस आप समझ लीजिए कि जैसे पिज़्ज़ा होता है ना, पिज़्ज़ा के ऊपर कुछ भी डाल दीजिए लेकिन नीचे रोटी होनी चाहिए। ये आज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की रोटी है, ब्रेड है। तो RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये EF कोड द्वारा
लाया गया। और रिलेशनल डेटाबेस अलाउज क्या 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 ये अलाउ करता है। पहले तो डेटा स्ट्रक्चर डेफिनेशन, उनका स्टोरेज, उनका रिट्रीवल, और साथ में इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। यानी कि अगर आपने किसी कह दिया कि देखिए साहब आपकी परिधि ये है या आपका काम ये है, वो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट भी इसमें लागू हो जाते हैं बहुत आराम से। तो रिलेशनल मॉडल जो होते हैं इसमें डेटा और रिलेशन जो है वो टेबल्स में ऑर्गेनाइज होते हैं, टेबल फॉर्म में, इस तरीके से रोज और कॉलम्स में होता है। तो टेबल जो एक कलेक्शन है रिकॉर्ड्स का, और इसमें जो हर रिकॉर्ड होता है वो सारे सेम फील्ड्स होते हैं इसमें। तो रिलेशनल टेबल की हम प्रॉपर्टी जरूर देखेंगे, जैसे कि वैल्यूज इसके एटॉमिक होते हैं। एटॉमिक यानी कि इससे ज़्यादा इसको नहीं तोड़ा जा सकता है। फिर हर रो इसकी यूनिक होती है। कॉलम जो वैल्यूज़ होंगी, कॉलम इस तरीके की जो कॉलम में वैल्यूज़ होंगी वो सब एक तरीके की होंगी। और सीक्वेंस है, जैसे दो कॉलम है, इसको यहाँ कर दें या इसको यहाँ कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके रोज़ हैं इसको यहाँ कर दें और इसको यहाँ कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों इनसिग्निफिकेंट है, चाहे वो सीक्वेंस ऑफ कॉलम्स हो या सीक्वेंस ऑफ रोज हो। इसके अलावा हर कॉलम जो है वो यूनिक नाम होता है उसका, वो मतलब डुप्लीकेट नहीं हो सकता। अब आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल पे। तो ऑब्जेक्ट डेटाबेस जो है ये एक फंक्शनैलिटी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की डालता है। तो इसमें क्या है कि ये और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की के ऑब्जेक्ट्स की बात है वो इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। इसका मेजर बेनिफिट, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है वो ये है कि आपका एप्लीकेशन यानी कि डेटाबेस डेवलपमेंट वो डेटा मॉडल और लैंग्वेज एनवायरनमेंट दोनों के को ही फैसिलिटेट करता है। यानी कि आपका डेटा है, डेटाबेस है, और वो डेटाबेस क्योंकि ऑब्जेक्ट फॉर्म में है तो आप डायरेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से आराम से इसको डील कर सकते हैं। फिर सेमी स्ट्रक्चर मॉडल। अब ये सेमी स्ट्रक्चर मॉडल क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन जो स्कीमा से एसोसिएटेड है। स्कीमा समझिएगा, स्कीमा है द ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ओवरऑल डिज़ाइन होता है उसे हमें स्कीमा कहते हैं। तो इंफॉर्मेशन जो स्कीमा से रिलेटेड होती है वो डेटा में ही निहित होती है, इसीलिए इसको हम सेल्फ डिस्क्राइबिंग कहते हैं, खुद को डिस्क्राइब करने वाला। तो इस टाइप के सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस में कोई क्लियर सेपरेशन नहीं होता है डेटा और स्कीमा में, और साथ में ये भी क्लियर सेपरेशन नहीं होता है कि किस डिग्री में जो स्ट्रक्चर है एप्लीकेशन का वो डिपेंड करेगा। मतलब एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर भी, उसकी डिग्री भी यहाँ पर डिफाइन नहीं होती। लेकिन बस ये आप समझिएगा कि आपका डेटा में ही डेटा खुद सेल्फ डिस्क्राइब होता है इस टाइप के सेमी स्ट्रक्चर्ड मॉडल में। अब देखिए, कभी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का अगर आर्किटेक्चर समझना चाहें तो उसमें 3 लेवल होते हैं, एक्सटर्नल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल और इंटरनल लेवल। जो एक्सटर्नल लेवल है यानी कि ये आप हैं, ये मैं हूँ, यानी कि हम लोग एंड यूजर्स हैं। इसके बीच में कंसेप्चुअल स्कीमा होता है, और फिर लास्ट में इंटरनल स्कीमा होता है जहाँ पर डेटाबेस स्टोर होता है। यानी कि यहाँ पर कंसेप्चुअल और एक्सटर्नल लेवल, और ये इंटरनल लेवल, यहाँ पर कंसेप्चुअल लेवल के बीच में इंटरनल मैपिंग होती है और एक्सटर्नल मैपिंग होती है। तो ये जो तीनों लेयर्स हैं, जैसे मैंने आपको सबसे पहला बताया एक्सटर्नल लेवल, ये डिस्क्राइब किया जाता है स्कीमा में, यानी कि इसमें डेफिनेशन होता है लॉजिकल रिकॉर्ड्स का और उनके बीच में रिलेशनशिप का। यानी रिलेशनशिप और रिकॉर्ड्स के जो रिकॉर्ड्स होंगे उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है ये डिफाइन किया गया है, एक्सटर्नल लेवल में डिफाइंड होता है। कंसेप्चुअल लेवल का ये कंसेप्चुअल लेवल में क्या होता है कि ये पूरा का पूरा डेटाबेस रिप्रेजेंट करता है। यानी कि कंसेप्चुअल स्कीमा भी रिकॉर्ड और रिलेशन जो कंसेप्चुअल व्यू में डिफाइंड है उनको मतलब कंसेप्चुअल लेवल पे ये कंसेप्चुअल व्यू में जो डिफाइन होने हैं रिकॉर्ड और रिलेशनशिप्स वो डिफाइन किए जाते हैं यहाँ पे। और इंटरनल लेवल पे आप और अंदर चले जाइए तो ये बताता है कि किस तरीके से डेटा स्टोर है और डिस्क्राइब किया जाता है डेटा स्ट्रक्चर कौन से हैं, एक्सेस मेथड कौन सा यूज़ किया जा रहा है डेटाबेस के लिए। तो ये आपका इंटरनल लेवल हो गया। फिर कंपोनेंट्स जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के हैं, अभी तक आप यही समझ रहे होंगे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि कोई टेबल या कोई फॉर्मेट या फिर एक रिकॉर्ड जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में रखा हो। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप कोई भी चीज़ रखेंगे वो हार्डवेयर में रखेंगे
सॉफ्टवेयर, क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अपने आप में तो काम करेगा नहीं, ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करेगा, किसी नेटवर्क सॉफ्टवेयर पे काम करेगा, साथ में कुछ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स भी होंगे, इससे सॉफ्टवेयर भी साथ में है, डेटा भी साथ में, क्योंकि डेटा के बगैर डेटाबेस कैसे बनेगा। पीपल जिसको चाहिए, जो यूज़ करता है, यानी कि आप और मैं, और उनमें डेटाबेस डिज़ाइनर शामिल है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर शामिल है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर शामिल है, एंड यूज़र शामिल है, साथ में जो प्रोसीजर्स यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस और रूल्स अप्लाई होते हैं डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को बनाने में। तो कंपोनेंट ऑफ डीबीएमएस में सभी आते हैं, ये हम लोग सभी आते हैं, हर एक एस्पेक्ट है इसमें। तो अब बात करते हैं डीबीएस की लैंग्वेजेस की। जैसे बोले ना, इसमें सबसे पहले डेफिनेशन में हमने कहा था कि डेटाबेस को इंटरलेटेड डेटा है और आपस में एक्सेस कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें कैसे होंगी। तो उसके लिए कोई लैंग्वेज होगी, कोई इंस्ट्रक्शन होंगी, कोई भाषा होगी। तो भाषा हम बात करेंगे, दो टाइप की भाषा होती है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जिसे हम डीडीएल कहते हैं, और उसके बाद आएगी यहाँ पर डीएमएल। तो पहले डीडीएल से शुरू करते हैं। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ये वो स्टेटमेंट्स हैं, ये स्टेटमेंट्स हैं जो डेटाबेस के स्ट्रक्चर स्कीमा को बताती है, यानी कि ओवरऑल डिज़ाइन को डिफाइन करने के लिए आपके पास डिटेल होती है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसके नाम से क्लियर हो रहा होगा कि ये क्या काम करता है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ, डेटाबेस को क्रिएट करना है, मतलब ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है, ऑल्टर करना है, डिलीट कर देना है, ट्रंकेट करना है, छोटा कर देना है, कमेंट डाल देना है डेटा डिक्शनरी में, या रीनेम करना है ऑब्जेक्ट को, ये सारी चीज़ें डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज से होगी। और जहाँ तक डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का सवाल है, या डीएमएल हम कहते हैं, वो स्टेटमेंट है ताकि हम मैनेज कर सके डेटा को, जो कि जो स्कीमा ऑब्जेक्ट्स में है या स्कीमा में है। स्कीमा यानी कि ओवरऑल डिज़ाइन। जैसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं किसी रिकॉर्ड को, इंसर्ट कर सकते हैं, उस रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं, उसे डिलीट कर सकते हैं, दो को मर्ज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कॉल PL/SQL जावा प्रोग्राम, सब प्रोग्राम कोई PL/SQL का कोड है या जावा का सब प्रोग्राम से कॉल कर सकते हैं। एक्सप्लेन प्लान यानी कि आप एक्सेस पाथ डेटा को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं टेबल को, यानी कि जो कंकरेंसी है, एक साथ दो या तीन जो एक ही डेटा पे काम करने के लिए इनपुट आ रहे हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए कंकरेंसी कंट्रोल होता है, वो कर सकते हैं। तो ये हमने काफ़ी हद तक डेटाबेस की बात कर ली, मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर ली, लेकिन दो तीन चीज़ें मैं ज़रूर इसमें इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, क्योंकि ये आज के समय में चल रही है, तो ये ज़रूर आपको जानकारी होनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शंस क्या होते हैं? ट्रांजेक्शन मतलब ये है कि आप यहाँ से यहाँ ट्रांजेक्ट कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं डेटाबेस के बीच में या डेटाबेस से। तो नेस्टेड ट्रांजेक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शन होता है। नेस्टेड ट्रांजेक्शन जो होता है, इसमें देखिए कोई दो डिफरेंट डेटाबेस है जो कि इंडिपेंडेंट है, जहाँ पर एयरलाइन डेटाबेस अलग हो रहा है, होटल डेटाबेस अलग हो रहा है, ये नेस्टेड ट्रांजेक्शन है। और डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शन का मतलब ये होता है कि दो फिजिकली सेपरेटेड पार्ट्स ऑफ द सेम डेटाबेस, अलग अलग डेटाबेस में, ये एक ही डेटाबेस अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड। तो ये ट्रांजेक्शन में आता है। ट्रांजेक्शन यानी कि आप अगर हम ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट की बात करें, मान लीजिए मैंने ATM से पैसे निकाले, वही ट्रांजेक्शन होगा, ठीक, वो ट्रांजेक्शन। तो अगर पैसे कोई लाइट चली गई, कुछ हो गया, दिक्कत हो गई, वो मैं यहाँ पर डिफाइन करने वाला हूँ, वैसे उसको समझिएगा। ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। ट्रांजेक्शन वो ऑपरेशन है या जो एक अपने आप में सिंगल लॉजिकल फंक्शन है डेटाबेस एप्लीकेशन के। तो ये ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट कंपोनेंट ये इंश्योर करता है कि डेटाबेस हमेशा कंसिस्टेंट स्टेट में रहे। अगर लाइट चले जाए, फेलियर हो जाए, कोई बाढ़ आ जाए, कोई भूकंप आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन डेटाबेस कंसिस्टेंट स्टेट पर रहेगा। मैं अब उस एग्जाम्पल को दोबारा दोहराता हूँ। मैं गया ATM से, मैंने पैसे निकाले, अब पैसे मैं निकाल रहा हूँ और बीच में ही लाइट चली जाती है फॉर एग्जाम्पल, तो वो पैसों क्या होगा? क्या आधे निकल गए? क्या वो ट्रांजेक्शन फेल हो गया, या ट्रांजेक्शन मेरे को पर्ची तो आ गई, 5,000 रुपये निकल गए, लेकिन 5,000 मेरे हाथ में आई नहीं, फिर क्या करेंगे? इस सब को इंश्योर करने के लिए ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट होता है। इसी में आता है कॉन्करेंसी कंट्रोल मैनेजमेंट। जो कॉन्करेंसी यानी कि मान लीजिए मुझे पैसे निकालने हैं, है ना, मैं और मेरा देश दोनों के पास इसकी पॉसिबिलिटी है, वो भी एक साथ निकाल रहा है, मैं भी एक साथ निकाल रहा हूँ उसी टाइम पे, तब क्या करेंगे? उसको ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट कंट्रोल करता है कि किसको कब करना है। इसे बहुत सारी चीज़ आती है, इसमें टाइम स्टैम्पिंग होती है और सीरियलाइजेबिलिटी होती है। वो चीज़ें जब अगर आपको डेटाबेस को और आगे जानना है तो आपको देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है स्टोरेज मैनेजमेंट। स्टोरेज मैनेजमेंट क्या होगा? ये आपके लो लेवल डेटा स्टोरेज, असली तो डेटा तो वहीं स्टोर है डेटाबेस में, और साथ में जो एप्लीकेशन प्रोग्राम या क्वेरीज जो उसको सबमिट की जाएगी, उनके बीच का एक इंटरफेस है। तो स्टोरेज मैनेजमेंट
का काम क्या है, एक तो फाइल मैनेजर से इंटरेक्ट करता है और स्टोरिंग, रिट्रीविंग और अपडेटिंग ऑफ डेटा को एफिशिएंट बनाता है। तो साहब ये आ गया आपका ओवरऑल सिस्टम स्ट्रक्चर। अगर आप कोई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं तो ये इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर यूजर्स है कि कोई भी हो सकता है, आप हो सकते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स हो सकते हैं। अगर आप सोफिस्टिकेटेड यूजर्स हैं तो यहाँ होंगे, अगर आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है तो यहाँ होंगे। इनके बीच में इंटरफेसिंग होती है। देखिए सोफिस्टिकेटेड यूजर क्या करेगा, क्वेरी डालेगा। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या आएगा, ये क्या करेगा, डेटाबेस का स्कीमा बनाएगा। तो अब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को DDL चाहिए, क्योंकि ये डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज पे काम करेगा। आपको क्या चाहिए, DML चाहिए, आपको DML चाहिए, है ना। तो ये DML का काम, जो केवल मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, जो बनाना चाहता है, उसको DDL चाहिए। तो ये आपका क्वेरी प्रोसेसर हो गया। ये स्टोरेज मैनेजर, जहाँ पर आपका ट्रांजेक्शन मैंने जो अभी बताया आपको, तो फाइल मैनेजर काम करेंगे। और ये आपका डिस्क, एक्चुअल डिस्क में जहाँ पर इंडेक्स, डेटा फाइल्स, स्टेटिस्टिकल डेटा और डेटा डिक्शनरी स्टोर्ड है। तो ये ओवरऑल आपका सिस्टम स्ट्रक्चर हो गया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और जो मैंने आपको बताया वो आप रिलेट कर रहे होंगे कहाँ कहाँ पर क्या क्या है। तो डेटाबेस का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, कोई भी चीज़ डेटाबेस के बगैर नहीं उपयोग होती है आजकल। और इसका फ़ायदा ये देखिए, बहुत सारे फ़ायदे हैं इसमें। सबसे पहले रिडंडेंसी, डुप्लीकेशन नहीं होगा। शेयरिंग ऑफ डेटा इसको कंट्रोल करता है। कंसिस्टेंट डेटा होगा, हमेशा एक स्टेट में होगा, सही स्टेट में होगा। डेटा का इंटीग्रेशन पॉसिबल है। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट डालता है इसमें, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कितना तक चाहिए। डेटा सिक्योरिटी है, रिपोर्ट राइटर है, रिपोर्ट मिल जाएगी आपको। और कॉन्फिडेंसी कंट्रोल करेगा। तो ट्रांजेक्शन 3 ट्रांजेक्शन एक साथ हो रहे हैं एक ही चीज़ पे, तो क्या करेंगे, अगर कुछ लॉस हो जाता है तो उसकी बैकअप और रिकवरी है। और डेटा की इंडिपेंडेंसी, ये सारे एडवांटेजेस है इसके। डिसएडवांटेज भी है थोड़ा सा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कॉस्ट तो लगेगा ही। डेटा कन्वर्ट करना है तो भी पैसा लगेगा। स्टाफ की ट्रेनिंग में भी पैसा लगता है, क्योंकि थोड़ा सा इस पर सोफिस्टिकेटेड स्किल चाहिए आपको। टेक्निकल स्टाफ होना चाहिए बहुत बेहतरीन। और डेटा का डैमेज हो गया तो फिर इस पे तो मैं और क्या बोलूँगा। अगर डेटा चला गया तो अभी आपके पास कुछ भी नहीं है। आप खुद सोचिए, आप कोई काम कर रहे हैं, किसी, मान लीजिए सुबह से आप 9 बजे बैठे, 5 बजे तक आपने एक फाइल तैयार की, और मान लीजिए आपके पास सेव की फैसिलिटी नहीं है और आपका वो डेटा चला गया, तो आपको शाम को 5 बजे क्या लगेगा। वही बात है, डेटा आपका चला गया तो आपको कितना नुकसान हो गया, या आप खुद सोच सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। ये मैंने इंट्रोडक्शन देना चाहा आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। बहुत बड़ा ये एक मैं कहूँगा टॉपिक है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर साइंस का। इसको आगे देखिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत